हेलो दोस्तों, नमस्कार, नमस्ते। श्रोस्ती क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छे ढंग से चल रही होगी और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। तो दोस्तों, आज हम भारत का बजट 2022-23 लेकर आया हूँ। ये आज पूरा कंप्लीट बजट जो है मैं पढ़ा दूंगा, और जो इसे पढ़ लेता है पूरा, तो ये मान के चलिए इससे बाहर क्वेश्चन कोई भी नहीं जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सेशन स्टार्ट करने से पहले सेशन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन को प्रेस कर लीजिएगा, और मेरे टेलीग्राम चैनल सरोस्ती क्लासेस 01 से जरूर जुड़िएगा। तो चलिए देखते हैं बजट में आज क्या क्या है। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं ब्रीफ केस से पेपरलेस बजट तक कहानी। मतलब हम जो बजट पढ़ेंगे पहले ब्रीफ केस या अटैची में आता था, अब ये जो है पेपरलेस या डिजिटल हो चुका है। और ये जो बजट है बुगेट से बजट शब्द बना और लेदर ब्रीफ केस की परंपरा शुरुआत हुई। ये देखिए लेदर परंपरा, और इसको समाप्त करते हुए निर्मला सीतारमण ने पूरा एकदम जैसे जो वकील लोग चलते हैं वैसे लेकर आए, और प्रेजेंट टाइम पे डिजिटली हो रहा है। आगे देखेंगे इसमें और कुछ लिखा गया, देखिए जरा। बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रांसीसी शब्द बुगेट से हुई है, जिसका अर्थ चमड़े का थैली होता है। आगे देखेंगे साल भर की वित्तीय योजना को चमड़े के ब्रीफ केस में लाने की परंपरा ब्रिटेन से शुरू हुई है, इसलिए इसे बजट कहा जाने लगा। जवाहरलाल नेहरू से लेकर यशवंत सिन्हा ब्लैक ब्रीफ केस में बजट पेश करते थे। मतलब जवाहरलाल नेहरू से और यशवंत सिन्हा तक सभी लोग ब्लैक अटैची या ब्लैक ब्रीफ केस लाते थे, लेकिन प्रणब मुखर्जी ने ट्रेंड बदला और रेड ब्राउन ब्रीफ केस के साथ बजट पेश करने लगे। अब निर्मला सीतारमण के बारे में जानते हैं। 2018 तक निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री बजट दस्तावेज को ब्रीफ केस में लाते थे। 2019 में निर्मला सीतारमण एक फाइल में बजट दस्तावेज लेकर आई। ये फाइल में लेकर आई। इस फाइल पर राष्ट्रीय प्रतीक बना हुआ था, इसे वही खाता कहा गया। ये राष्ट्रीय प्रतीक बना है और इसे वही खाता कहा गया। 2020 में निर्मला सीतारमण ने एक टेबलेट से बजट भाषण पढ़ा। 2020 में टेबलेट से बजट भाषण पढ़ा गया। आगे देखेंगे बजट के बारे में और क्या क्या है। बजट में हुए अब तक के सबसे बड़े बदलाव। 1955 तक बजट केवल अंग्रेजी में छपता था और 1956 में हिंदी में भी छपने लगा, और 2016 तक फरवरी के आखिरी दिन में पेश होता था, जो फरवरी 28 या 29 तारीख को पेश होता था। लेकिन 2017 में बजट पेश करने का दिन 1 फरवरी किया गया, और 2016 से अब तक 2016 तक रेल बजट अलग से पेश किया जाता था, लेकिन 2016 के बाद रेल बजट उसी आम बजट के साथ ही पेश कर दिया जाता है। आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा गया है। 1999 से पहले आम बजट शाम 5 बजे पेश होता था, लेकिन 1999 के बाद आम बजट 11 बजे पेश होने लगा। आगे देखेंगे अब किस वित्त मंत्री ने कितनी बार बजट पेश किया। ठीक है, तो जैसे देखो मोरारजी देसाई 10 बार। सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन है? मोरारजी देसाई। पी चिदम्बरम 9 बार, प्रणब मुखर्जी 9 बार, यशवंत राव चौहान 7 बार, CD देशमुख 7 बार, यशवंत सिन्हा भी 7 बार, मनमोहन सिंह 6 बार, TT कृष्णमाचारी 6 बार। अगर आपसे पूछा जाए ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री है जिसने बजट पेश किया, तो हो जाएगा इंदिरा गांधी। पहली बार महिला वित्त मंत्री ने बजट पेश किया, और ऐसी महिला थी जो कि प्रधानमंत्री भी थी। 1970 में इंदिरा गांधी ने पहली महिला वित्त मंत्री के तौर पर बजट पेश किया। उस दौरान PM के अलावा उनके पास वित्त मंत्रालय का प्रभार भी था। सबसे लंबा और छोटा बजट कब था? 2020 का था। निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण 2 घंटे 40 मिनट का दिया, और सबसे छोटा जो है 1977 में HM पटेल ने 800 शब्दों का अंतरिम बजट पेश किया। सबसे बड़ा निर्मला सीतारमण 2020, और सबसे छोटा 1977 का HM पटेल ने 800 शब्दों में ही कंप्लीट कर दिया। आगे देखेंगे बजट टीम में शामिल एक्सपर्ट। बजट के टीम में जो शामिल एक्सपर्ट होते हैं, ये इधर वाले जरा देखिए, ये सब जो पीछे लगे हुए हैं ये सभी एक्सपर्ट हैं। अब इनके नाम भी देख लेते हैं हम लोग। इनमें है पहले
डॉक्टर टीबी सोमनाथन हैं और तरुण बजाज हैं। और आगे देखेंगे देवाशीष पांडा, अजय सेठ और तुहिन कांत पांडे, ये सभी बजट के सदस्य हैं। ये बगल में सभी खड़े हुए हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखेंगे क्या महंगा हुआ। तो इसमें क्या महंगा हो जाएगा, स्टील स्क्रैप आयात पर कस्टम ड्यूटी। जो लोग बाहर से जो है कबाड़ा मंगवा के यहाँ पे स्क्रैप करते थे, जो जहाज वहाज लेकर के यहाँ पे स्क्रैप करते थे, वो महंगा हो गया है और 350 से ज़्यादा कस्टम ड्यूटी रियायतें ख़त्म हो गई हैं। आगे देखेंगे। अब देखेंगे क्या सस्ता हुआ। कृषि उत्पाद, केमिकल, टेक्सटाइल और मेटल ये सस्ते हुए। फ़ोन चार्जर और मोबाइल कैमरा लेंस पर रियायत दी गई। फर्नीचर, फिटिंग, पैकेजिंग, बॉक्स, लेदर, गवर्नमेंट फुटवियर पर छूट भी दी गई। आगे देखेंगे आपके लिए क्या सस्ता क्या महंगा। अब सस्ता देखेंगे मोबाइल फ़ोन चार्जर, स्मार्ट वॉच और रत्न पत्थर और हीरे और स्टील बर्तन, पेट्रोलियम केमिकल, मेथेनॉल, एसिटिक एसिड, ये सभी सस्ते हुए। अब महंगा क्या हुआ, स्टाम्प पैड, छाता, इम्पोर्टेड छाता, छाते के पार्ट, इमिटेशन ज्वेलर्स और सोडियम साइनाइड। आगे देखेंगे। और हम देखेंगे इनकम टैक्स स्लैब देख लेंगे। आईटीआर की गड़बड़ी 2 साल के भीतर सुधार सकेंगे। टैक्स फ्री इनकम का दायरा नहीं बढ़ाया गया। अघोषित आय पर एसईटी ऑफ सेट ऑफ खत्म किया गया। इनकम टैक्स में वैसे कुछ बदलाव नहीं किया गया है। जो टैक्स स्लैब थी वही पहले वाली ही है। ये रहा टैक्स स्लैब, ये है इनकम टैक्स स्लैब। 2.5 लाख तक 0% और दूसरा विकल्प भी 0%, और 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, और 5 लाख से 7.5 लाख तक 20% पहला विकल्प और दूसरा विकल्प 10%, और 10 लाख से 7.5 लाख से 10 लाख तक 20% और दूसरा 15%, 10 से 12.5 लाख 30% और दूसरा 20%। और इसमें जो है 12.5 से 15 लाख के बीच में क्या हो जाएगा, 30%, दूसरा 25%, और 15 लाख से अधिक सभी 30%, पहला और दूसरा विकल्प सभी 30% होंगे। अब हम देखेंगे 2011 से 2013 तक हुए बदलाव। 2011 से 13 तक क्या बदलाव हुए, और इधर देखेंगे 2014 से अब तक हुए बदलाव। तो पहले हम देखेंगे 2011 से 12 छूट की सीमा 1,60,000 से बढ़ाकर 1,80,000 रुपये कर दी गई। वरिष्ठ नागरिकों के लिए छूट की सीमा 2,40,000 से 2.5 लाख कर दी गई, और 80 साल और उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक की 5 लाख तक इनकम टैक्स फ्री कर दी गई। अब बजट 2012-13 ये 11-12 का था। अब 12-13 हम देखेंगे इनकम टैक्स की सीमा 1,80,000 से 2 लाख रुपये कर दी गई, और 20% टैक्स स्लैब की ऊपरी सीमा 8 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दी गई, और 5 लाख से 10 लाख तक आय पर 20% टैक्स, और 10 लाख रुपए से अधिक आय पर 30% टैक्स। अब हम देखेंगे 2014 से अब तक हुए बदलाव। 2014-15 में देखेंगे 60 साल से कम उम्र वाले करदाताओं के लिए इनकम टैक्स छूट सीमा 2 लाख से 2.5 लाख कर दिया गया, और वरिष्ठ नागरिकों के लिए छूट की सीमा 2.5 लाख से 3 लाख कर दिया गया। अगला देखेंगे बजट 17-18 में क्या हुआ, 2.5 लाख से 5 लाख रुपए की आय पर आयकर दर में 10% घटाकर 5% कर दिया गया। और 19-20 में क्या हुआ, 5 लाख रुपए तक की सालाना आय वाले व्यक्तियों को इनकम टैक्स पर पूरी छूट दे दी गई। ठीक है। आगे देखेंगे बजट 21-22 में क्या हुआ, 20-21 में इस बार इनकम टैक्स रिजीम जोड़ा गया। इसके बाद से करदाता को टैक्स देने के 2 विकल्प दिए गए हैं। आगे देखेंगे। अब हम देखेंगे आज़ादी के बाद 1949-50 के बजट में तय हुई इनकम टैक्स की दरें। जब आज़ाद हुआ था भारत 1949-50 में, तब इनकम टैक्स की क्या दरें थी। आज़ादी के बाद भारत में पहली बार 1949-50 के दौरान बजट में इनकम टैक्स की दरें तय की गई। इनमें पहले 10,000 रुपये तक सालाना आमदनी पर 4 पैसे या 1 आने टैक्स चुकाना पड़ता था, और बाद में इसे घटाकर 10,000 रुपये तक के आमदनी पर 3 पैसे कर दिया गया। वहीं 10,000 रुपये से ज़्यादा कमाने वाले टैक्स के रूप में 1.9 आना देना होता था, और
1949-50 के बजट में इनकम टैक्स की दरें तय होने के बाद 1500 रुपये तक आय को टैक्स फ्री रखा गया। 1501 से 5,000 रुपये तक आय पर 4.69% इनकम टैक्स देना पड़ता था और 5,001 से 10,000 रुपये तक की आय पर 10.94 टैक्स चुकाना पड़ता था। अब देखेंगे पहला आयकर कानून 162 साल पहले बनाया गया था। तो इसमें क्या खास था? देश का पहला बजट 18 फरवरी 1860 को जेम्स विल्सन ने पेश किया। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों को आर्थिक नुकसान हुआ था। इससे उबारने के लिए तत्कालिक ब्रिटिश सरकार ने इनकम टैक्स कानून लगाया था। तब 200 रुपये से ज़्यादा की कमाई पर टैक्स लगता था। 200 से 500 रुपये की सालाना आय पर 2% टैक्स लगता था और 500 रुपये से ज़्यादा कमाई पर 4% टैक्स देना पड़ता था। सेना पुलिस अफसरों को इनसे छूट थी। 1922 में नया इनकम टैक्स कानून आया, जिसके बाद भारत में आयकर विभाग बना। अभी देश में 1961 का आयकर कानून लागू है। इसमें समय समय पर संशोधन होते रहते हैं। आगे देखेंगे अब क्या है। अब हम देखेंगे जो ये बजट आया है इसमें स्वास्थ्य के ऊपर क्या दिया गया है। कोरोना में मेंटल हेल्थ पर असर पर फोकस किया गया है, क्योंकि कोरोना में कुछ लोग मेंटली परेशान हो गए या अस्वस्थ है, तो टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम से इनके मदद मिलेगी। ये टेलीमेंटल हेल्थ जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है, इस पे आप घर बैठे फ़ोन कॉल करके सारे सब कुछ जान सकते हैं। डॉक्टर वहाँ पे आपको सलाह देंगे। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन लॉन्च किया जाएगा। आगे देखेंगे, ये रहा नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम। आगे देखेंगे अब हम देखेंगे इस बजट में रोजगार के लिए क्या है। 14 क्षेत्रों में शुरू हुई PLI स्कीम बढ़ेगी। जो अभी PLI प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम जो अभी चल रही है 14 क्षेत्रों में, इसको और बढ़ाया जाएगा। इससे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट और ज़्यादा आएगा, जिससे नौकरियां पैदा होंगी। 60 लाख नई नौकरियां देने की कोशिश होगी। 60 लाख नई नौकरियां देने की कोशिश होगी और अगले 10 साल में 30 लाख नई नौकरियां निकलेंगी। आगे देखेंगे और हम देखेंगे डिफेंस के सेक्टर पर क्या दिया गया। 5.25 लाख करोड़ का बजट पिछली बार 4.78 लाख करोड़ का था। मतलब पिछली बार जो सेना का बजट था 4.78 लाख करोड़ और प्रेजेंट टाइम पे 5.25 लाख करोड़। वोकल फॉर लोकल के तहत 68% खरीदी, पहले 68% खरीदी और ये पहले 58% था। ये मतलब जो भारत के अंदर ही डिफेंस के सामान बनेंगे, जो डिफेंस का सामान खरीदा जाएगा उसमें से 68% स्वदेशी खरीदा जाएगा और ये पहले 58% ही खरीदा जाता था। आगे देखेंगे, आयात की जगह रक्षा उपकरण देश में ही बनेंगे। वही जो है लोकल फॉर वोकल। अब आगे देखेंगे पिछले 10 साल में डिफेंस बजट का लेखा जोखा क्या है और तीनों सेनाओं को क्या मिला। तो यहाँ नीचे शुरू करते हैं 13-14 से। तो यहाँ पे क्या लिखा गया, डिफेंस बजट लाख करोड़ में और ये साल लिखा गया। तो 13-14 में 2 लाख करोड़ रुपए था, मोटी मोटा लेकर चल रहे हैं हम, और 14-15 में 2.3 लाख करोड़ था। ये सीधे बढ़ता गया और 2022-23 में 5.5 लाख करोड़ हो गया, 5.25 लाख करोड़। अब देखिए तीनों सेनाओं को क्या मिला 2022-23 में और 21-22 में। 21-22 पहले वाला है। तो जो आर्मी है पिछले साल इसको 36,000 करोड़ रुपए मिले थे, प्रेजेंट टाइम में 32,000 करोड़। आर्मी के पैसों में कटौती की गई है। और वहीं एयरफोर्स में पहले 53,000 करोड़ थे, अब की बार 55,000 करोड़, इनकी वृद्धि हुई है। और नेवी में पहले 33,000 करोड़ थे, अब 47, इनको तो सबसे ज़्यादा वृद्धि हो गई है इनकी पैसे में। अब आगे देखेंगे, अब हम देखेंगे डिफेंस बजट में सबसे ज़्यादा खर्च करने वाले टॉप 10 देश। जो डिफेंस बजट में सबसे ज़्यादा खर्च करते हैं वो टॉप 10 देश कौन कौन से हैं। तो इसमें देश हो जाएगा, डिफेंस बजट हो जाएगा और GDP हो जाएगा। ये GDP का कितना % है। तो डिफेंस बजट में सबसे ज़्यादा अमेरिका खर्च करता है $778 बिलियन, जो कि उसकी GDP का 3.7% है। और दूसरे नंबर पर चीन खर्च करता है $252 बिलियन, जो कि उसकी GDP का 1.7% है। वहीं भारत
72.9 बिलियन डॉलर खर्च करता है, जो कि उसकी जीडीपी का 2.9% है। और 4 नंबर पे रूस आता है, जो कि 61 बिलियन डॉलर खर्च करता है, उसके जीडीपी का 4.3%। फिर यूके आता है 59 बिलियन डॉलर, जो कि उसके जीडीपी का 2.2% है। वहीं सऊदी अरब 6 नंबर पे 57 बिलियन डॉलर खर्च करता है, उसके जीडीपी का 8% है। और सबसे लास्ट टॉप 10 में पाकिस्तान का भी नाम आता है, जो 8.5 बिलियन डॉलर खर्च करता है और वो उसके बजट का 4% है जीडीपी का। आगे देखेंगे। अब हम देखेंगे क्रिप्टो करेंसी के बारे में। अब सरकार ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है और क्रिप्टो करेंसी लाने जा रही है। क्रिप्टो से होने वाली कमाई पर 30% टैक्स लेंगे। जो क्रिप्टो से लोग इनकम कमाएंगे बेनिफिट, उसमें से 30% टैक्स ले लिया जाएगा। आरबीआई 2023 में डिजिटल करेंसी लाएगी और इसके लिए ब्लॉकचेन तकनीकी का इस्तेमाल होगा। आगे देखेंगे। अब हम देखेंगे डिजिटल करेंसी से फायदा क्या होगा, और इधर देखेंगे डिजिटल पेमेंट के इन आंकड़ों पर नजर डालिए। मतलब जो देश में डिजिटल पेमेंट हो रहा है वो उनकी अर्थव्यवस्था का कितना परसेंट है या उसकी लेन देन का कितना परसेंट है। तो हम पहले देखेंगे डिजिटल करेंसी से क्या फायदा होगा। सबसे पहला तो हो जाएगा कैशलेस इकोनॉमी, और कैश पर निर्भरता काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। दूसरा देखेंगे सेटलमेंट तेज हो जाएगी, डिजिटल करेंसी से ट्रांजैक्शन जल्दी पूरा होंगे। तीसरा देखेंगे कॉस्ट इफेक्टिव करेंसी नोट्स छापने और ट्रांसपोर्टेशन में खर्च बचेगा। जो आरबीआई जो नोट छापता है और उसको लाद लाद के बैंकों में पहुंचाता है, ये नहीं करना पड़ेगा इसको कैशलेस हो जाने से। अब तीसरा क्या होगा, भ्रष्टाचार करेंसी की ट्रैकिंग होगी। जो भ्रष्टाचार, जो ब्लैक मनी इधर उधर ट्रांसफर होते हैं, उनकी ट्रैकिंग जल्दी हो जाएगी। और टेरर फंडिंग क्रिप्टो करेंसी पर लगाम लगेगी, टेरर फंडिंग रोकने में मदद मिलेगी। अगर ऑनलाइन पेमेंट होता है या कैशलेस होता है तो टेरर फंडिंग में हमें बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि हम अगर बैग में भर कर रुपया ले जाते हैं तो दिक्कत हो जाती है। और अगर ये जो है कैशलेस होगा तो किस बैंक से किस में ट्रांसफ़र हुआ है ये हम सीधे पकड़ लेंगे। अब हम देखते हैं डिजिटल पेमेंट से इन आंकड़ों पर नज़र भी डालिए। तो भारत में 40% ई कॉमर्स पेमेंट डिजिटल वॉलेट से हुआ है। वर्ल्ड पे और FIS की स्टडी का दावा है ये। जो हम अमेजॉन गूगल पे वैसे इधर अमेजॉन फ्लिपकार्ट सामान खरीदते हैं, जो हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, वही है ये 40% ई कॉमर्स। ठीक है। अब आगे देखेंगे यूके में ये जो है यूके 9% रह जाएगी पेमेंट में 2028 तक बैंक नोट की हिस्सेदारी। मतलब 2028 तक जो नोट की हिस्सेदारी है वो सिर्फ 9% रह जाएगी। अब उसी प्रकार देखिए हम स्वीडन में देखेंगे। स्वीडन में 2025 तक सिर्फ 50% रह जाएगा। जापान में 28% पेमेंट कैशलेस होते हैं। वहीं दक्षिण अफ्रीका 96% पेमेंट कैशलेस हो रहा है। मतलब दक्षिण अफ्रीका में ज़्यादा से ज़्यादा साल 2 साल में 100% सभी कैशलेस होंगे। आगे देखेंगे। अब हम देखेंगे डिजिटल करेंसी में चीन से 6 साल पिछड़ गया भारत। डिजिटल करेंसी जो है चीन में आज के 6 साल पहले ही आ चुकी है। देखिए यहाँ पे 2014 चीन के केंद्रीय बैंक ने CBDC रिसर्च ग्रुप बनाया। 2020 में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया। मतलब 2014 में चीन ने स्टार्ट कर दिया था और पायलट प्रोजेक्ट 2020 में स्टार्ट हुआ। 2015 में यूनाइटेड किंगडम ने डिजिटल करेंसी को अपने रिसर्च एजेंडे में शामिल किया। 2016 में बैंक ऑफ कनाडा ने शुरू किया, 2018 में फ्रांस ने, और 2018 में कोरिया भी, 2019 में यूरोपीय बैंक जो है, 2020 में बहामास, 2021 में अमेरिका और 2022 में भारत शुरू करने जा रहा है क्रिप्टो करेंसी। आगे देखेंगे। जैसे हम बिटकॉइन की लेन देन करते हैं ना, वैसे अब आरबीआई भी अपना बिट करेंसी शुरू करेगा। अब देखेंगे जीएसटी और जीडीपी। इकोनॉमी 9.2% की दर से बढ़ने का अनुमान है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और वैक्सीनेशन पर फोकस रहेगा। और जीएसटी कलेक्शन पहले से 1,40,000 करोड़ बढ़ा। जीएसटी कलेक्शन ये 1,40,000 अपने सबसे टॉप मोस्ट पर है। मतलब अब तक सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ पैसा प्राप्त हुआ इनकम टैक्स और जीएसटी के थ्रू। अब देखेंगे हम लोग पढ़ते हैं एजुकेशन से क्या दिया गया बजट में। 1 क्लास 1 टीवी चैनल के 12 से बढ़ाकर 200 चैनल होंगे। अभी तक जो डीटीएच पर फ्री चैनल आते हैं, जैसे
फर्स्ट के लिए सिर्फ एक चैनल, सेकंड के लिए एक चैनल, 12th के लिए एक चैनल, उसी प्रकार अब सिर्फ 200 चैनल बनेंगे पर सब्जेक्ट के चैनल। व्यावसायिक शिक्षा के लिए डिजिटल यूनिवर्सिटी बनेगी, 2 लाख आंगनबाड़ियों में सोलर एनर्जी का इस्तेमाल होगा। आगे देखेंगे। अब हम देखेंगे रेलवे में क्या क्या मिला। रेलवे गति शक्ति स्कीम के तहत 3 साल में 100 कार्गो टर्मिनल बनेंगे और 3 साल में 400 नई पीढ़ी की वंदे भारत ट्रेन बनाई जाएंगी और 2000 किलोमीटर तक नेटवर्क कवच तकनीक में कवर होगा। आगे देखेंगे। इससे बहुत बेनिफिट होने वाला है रेलवे को, मतलब 400 नई वंदे भारत चलाएगा तो ये समझ लो कि भारत की जो ट्रेन की स्पीड है ऑटोमेटिक बहुत तेज हो जाएगी। आगे देखेंगे। और जो वंदे भारत अब आने वाले हैं, ये जो प्रेजेंट टाइम वंदे भारत चल रही है इससे भी एडवांस होगा। अब हम देखें किसानों के लिए क्या है। डिजिटल सर्विस ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। एमएसपी के 2.37 लाख करोड़ किसानों के खाते में, मतलब जो एमएसपी के तहत तो किसानों से खरीदा जाएगा अनाज, उससे 2.37 लाख करोड़ किसानों के खाते में पैसे भेजे जाएंगे और 1000 LMT धान खरीद का अनुमान है। आगे देखेंगे। बजट 2021 में किसानों के लिए बड़े ऐलान। तो यहाँ पे देखिए, कृषि लोन के लिए 16.5 लाख करोड़ रुपए का आवंटन और 22 फल सब्जियों के स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट पर 50% का अनुदान और देश के 5 बड़े शहरों फिशिंग हार्बर बनाने का ऐलान हुआ है और 40,000 करोड़ रुपए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाया जाएगा 40,000 करोड़ का। और कृषि उत्पादों पर आयात टैक्स में बढ़ोतरी, मतलब कृषि प्रोडक्ट हम बाहर से नहीं मंगाएंगे। आगे देखेंगे। अब आ जाएगा आम आदमी, मतलब इस बजट से आम आदमी पर क्या फर्क पड़ने वाला है। गरीबों के लिए 48,000 करोड़ रुपए से 80 लाख घर बनाए जाएंगे। ये समझ लो कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ये बहुत बेनिफिट होगा। जिसके पक्का मकान नहीं है, जिसको उसे पक्का मकान दिया जाएगा 80 लाख घर बना करके। शहरी इलाकों में PM आवास योजना को बढ़ावा दिया जाएगा और 1.5 लाख डाकघरों में कोर बैंकिंग ATM सुविधा। जो डाक व्यवस्था है अब वो तो चिट्ठी लेकर आता नहीं है, तो अब उसे हम धीरे धीरे बैंकिंग में सेक्टर में कन्वर्ट कर देंगे और वहाँ पे करीब 1.5 लाख डाकघरों में कोर बैंकिंग सिस्टम ATM भी लगाया जाएगा। अब जो पैसे ATM वाले देते हैं आपको, वो डाक खाने में भी मिलेगा। अब देखेंगे MSME के लिए क्या किया गया है। MSME के लिए 5 साल में 6,000 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट किया जाएगा और उद्योगों को 5.5 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 7.5 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आगे देखेंगे। निवेशकों की क्षमता बढ़ाई जाएगी, सरकार इसमें मदद करेगी जिससे लोग आगे आकर के निवेश करें और बढ़िया से निवेश करें। आगे देखेंगे। अब देखेंगे ट्रेवल के बारे में, यात्रा के बारे में क्या दिया गया है। 2022-23 में पासपोर्ट शुरू होगा। जो अभी भारत से विदेश जाना चाहता है उसे एक पासपोर्ट बनवाना पड़ता है, अब वो पासपोर्ट क्या हो जाएगा, डिजिटली, मतलब एक चिप के माध्यम से बनेगा। यह RFID और बायोमेट्रिक पर काम करेगा, मतलब कि उसमें चिप होगी। जैसे आजकल ड्राइविंग लाइसेंस आ रहा है उसमें भी एक चिप लगी होती है, उसी से सारा सब कुछ पता चल जाता है। ये पासपोर्ट में इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप लगेगा, ऐसे पासपोर्ट में इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप भी लगाए जाएंगे। आगे देखेंगे। अब देखेंगे इस बजट में महिलाओं के लिए क्या दिया गया है। महिलाओं के लिए खास पॉलिश किए गए हीरे सस्ते हो जाएंगे। आगे देखेंगे। रत्नों की सीमा शुल्क घटाकर 5% हो जाएगी। मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 पर फोकस किया जाएगा। आगे अब हम देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर पर, जो कि भारत को आगे बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 2025 तक सभी गांवों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। जो गांव में इंटरनेट नहीं आता है, 2025 तक सभी गांवों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ दिया जाएगा, हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी से। आगे देखेंगे। नेशनल हाईवे 25,000 किलोमीटर तक बढ़ाया जाएगा। जो नेशनल हाईवे हैं NH, इन्हें 25,000 किलोमीटर तक बढ़ाया जाएगा। तो ये समझ लीजिए रोड नेटवर्क बहुत अच्छा हो जाएगा भारत का। हाईवे के लिए 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान, हाईवे के लिए 20,000 रुपए का प्रावधान किया गया है। और सेज SEZ के लिए कस्टम नियम आसान किए जाएंगे, यहाँ से आयात निर्यात और आसान हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब आगे। अब देखेंगे बैंकिंग सेक्टर के लिए क्या किया गया है इस बजट में। राज्यों को 1 लाख करोड़ की आर्थिक मदद दी जाएगी। राज्यों को, प्रत्येक राज्य को 1 लाख करोड़ रुपए की मदद दी जाएगी और 2021-22 में कुल खर्च 37.7 लाख करोड़ रुपए होगा।
इस रकम से राज्यों को इकोनॉमी मजबूत होगी। आगे देखेंगे, अब हम देखेंगे 5G सर्विस। 5G सर्विस आ जाएगा। 2022 में ही देश में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी होगी। ये समझ लीजिए 2022 में अगर 5G आ जाता है तो जो अभी 4G स्पीड स्लो देता है, 5G स्पीड 1 GB पर सेकंड देगा, मतलब बहुत तेज स्पीड होगा। इस साल मोबाइल में 5G तकनीक लॉन्च हो जाएगी और ज़्यादातर गांव फाइबर ब्रॉडबैंड से जोड़े जाएंगे। अभी तक 5G सर्विस गिने चुने देशों में 7-8 देशों में है बस, और सबसे पहले 5G इस सर्विस स्टार्ट करने वाला देश हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका और नहीं दक्षिण कोरिया। आगे देखेंगे, ये इधर इसमें दिया गया है। बजट 2022 में डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए दूरसंचार क्षेत्र में टॉप अप देता है और सरकार ने अपने वित्त वर्ष 22-23 के केंद्रीय बजट में 5G सेवाओं के रोल आउट, ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड सेवाओं को प्रसार और उत्पादकता से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देने का वादा किया था। सरकार द्वारा संचालित भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL को 4G स्पेक्ट्रम प्रौद्योगिकी उन्नयन और पुनर्गठन संबंधी खर्चों के लिए सालाना आधार पर 3 गुना बढ़ाकर 44,720 करोड़ रुपए दिया गया है। उसी प्रकार आगे देखेंगे, नकदी के अलावा BSNL को GST और BRS से संबंधित भुगतानों के लिए 650 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वास्तव में BSNL को दूरसंचार विभाग में 84,586 करोड़ रुपए के आवंटन में से आधे से अधिक प्राप्त हुआ है। आगे देखेंगे, अब हम देखेंगे क्लीन एनर्जी के बारे में बजट में क्या है। ई वाहन के चार्जिंग स्टेशन की जगह बैटरी अदला बदली नीति। अब ये समझ लो बहुत आसान हो जाएगा। जहां आप अपनी गाड़ी को चार्ज करेंगे वहां पे आप बैटरी भी चेंज कर सकते हैं। आगे देखेंगे, ब्लेंडेड फ्यूल को बढ़ावा देने के लिए ब्लेंडेड फ्यूल पर सरचार्ज, मतलब अब जब हम पेट्रोल डीजल भरवाएंगे तो उसमें कम से कम 20% 30% एल्कोहल या शराब मिला हुआ होगा। सोलर एनर्जी के जरिए आंगनबाड़ी के बेहतर संसाधन। आगे देखेंगे, अब हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में देखेंगे, ऑडियो वीडियो गेमिंग को विकसित करने की समिति बनेगी और इस इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए विशेष रियायतें और प्रावधान किया जाएगा। आगे देखेंगे, यहाँ देखिए, भारत ने डीप ओशियन मिशन के लिए 650 करोड़ रुपए बजट में दिए हैं। मतलब भारत समुद्री गहराइयों में जाएगा, वहाँ पे देखेगा, अपने संसाधन तलाशेगा, वहाँ पे रत्न आभूषण जो भी पड़े होंगे या तेल और खोजेगा नीचे जा करके और निकालेगा बाहर। विशाल समुद्री जीवित एवं निर्जीव संसाधनों का पता लगाने के लिए भारत के गहरे महासागर मिशन को केंद्रीय बजट में 650 करोड़ रुपए मिले हैं। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय को कुल आवंटन 2022-23 में बढ़ाकर 2653 करोड़ रुपए हो गया है, जो पिछले बजट में 2369 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमान से था। इस वर्ष बजट अनुमान में पूंजीगत व्यय को 450 करोड़ रुपए शामिल किए गए हैं। आगे देखेंगे, अब हम देखेंगे कोऑपरेटिव्स के बारे में, जो सहकारिता, जो कई लोग मिलकर ये कंपनी चलाते हैं। कोऑपरेटिव्स को टैक्स घटाकर 18 से 15% कर दिया गया है। जो कोऑपरेटिव संस्थाएं हैं वहाँ पे जो टैक्स 18% लगता था अब वो 15% लगेगा। आगे देखेंगे, इस पर सरचार्ज में भी कटौती और 12% घटाकर 7%। आगे देखेंगे, अब हम देखेंगे राजकोषीय घाटा, जो कि भारत का सबसे बड़ा घाटा होता है। राजकोषीय घाटा 6.9% होने का अनुमान है, पिछले वर्ष 6.8% था। अर्थव्यवस्था में 9.2% की दर से बढ़ोतरी होगी और यह सबसे ज़्यादा है। आगे देखेंगे, अब हम देखेंगे होम लोन्स के बारे में। 5 लाख तक टैक्स छूट है। अगर आप 5 लाख तक होम खरीदते हैं, होम के लिए लोन लेते हैं तो उसमें टैक्स फ्री है, आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। आगे देखेंगे, अब देखेंगे देश में होम लोन लेने वालों की संख्या। CRIF क्रेडिट स्पेस के अनुसार देश में इतने लोग होम लोन ले लिए हैं। 2020 में कितने लोग लिए? 2.32 करोड़ लोगों ने, और 2019 में 2.16 करोड़ लोगों ने लोन लिया है, होम लोन लिया है। इसमें 35 लाख रुपए तक के लोन लेने के लिए 85% है। इसमें 35 लाख रुपए तक का लोन लेने वाले
85% है। मतलब जो इसमें लोन लिया गया है 2019-20 में, इसमें जो 35 लाख रुपए तक लोन लिए हैं उनकी संख्या 85% है। आगे देखेंगे, होम लोन पर मिलती है 5 लाख तक टैक्स छूट। इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक के होम लोन प्रिंसिपल अमाउंट पर टैक्स छूट है। और टैक्सेशन 24B के तहत होम लोन के ब्याज पर सालाना 2 लाख रुपए तक की रकम पर टैक्स छूट दी जाती है। आगे देखेंगे इधर सेक्शन 80EE के तहत पहली बार घर खरीदने वाले को होम लोन की ब्याज पर 50,000 रुपये अतिरिक्त टैक्स की छूट होती है। तो चलिए दोस्तों, ये पूरा कंप्लीट हुआ। आज ये बजट पूरा कंप्लीट हो गया है, और जो इसे पूरा पढ़ लेता है ये मान के चलिए कि यहाँ से बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। तो दोस्तों, सेशन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरे टेलीग्राम चैनल सरस्वती क्लासेस जरूर जुड़िए, सरस्वती क्लासेस 01 से। तो चलिए दोस्तों, ठीक है, और आपसे अगली वीडियो मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।